एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का KGF यूट्यूब चैनल। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज इनमें हम डिटेल के साथ साथ सभी क्वेश्चनों को समझेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको पता हों कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चनों को डिटेल के साथ समझेंगे, बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है, एक एक क्वेश्चनों को मैं आपको दिमाग में सेट करा दूंगा और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं मनमोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पंचायती राज सम्मिलित किया गया। तो आप सभी को पता है पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो ये है आपका राज्य सूची का विषय। ठीक है, आप सभी को पता है कि अनुसूची हमारी है एक, उस अनुसूची का नाम है अनुसूची नंबर 7। और उस अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? तो हमारी 4 प्रकार की अनुसूचियां होती हैं, जिसमें आपका संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है और एक होता है अवशिष्ट अनुसूची। संघ सूची पर कानून बनाने का जो कार्य होता है वो संघ सूची का होता है। राज्य सूची पर जो कानून बनाने का काम होता है वो राज्य का होता है। जबकि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाते हैं वहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है शिक्षा किसका उदाहरण है? समवर्ती सूची का उदाहरण है। इसके बाद आता है आपका अवशिष्ट अनुसूची, जो कि परीक्षक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और वो काफ़ी बार पूछता है कि अवशिष्ट अनुसूची पर या अवशिष्ट सूची पर आपका कानून कौन बनाता है? तो उस समय आपका आंसर होना चाहिए केंद्र सरकार। यानी अवशिष्ट सूची पर केवल और केवल आपका केंद्र सरकार ही क्या बनाती है? आपके कानून बनाती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सूची। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इनके विषय कितने कितने हैं। इनके विषयों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची में आपके कितने विषय हैं, राज्य सूची में आपके कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके कितने विषय हैं। देखिए, पहले आपके जो संघ सूची थी इसमें आपके जो विषय थे वो थे 97 विषय, लेकिन अब इसमें कितने विषय हैं? आपके 100 विषय हैं। इसके बाद संघ सूची की बात करें तो इसमें पहले थे 66 विषय, लेकिन इसमें से 5 विषय कम करके मात्र इसमें अब रह चुके हैं आपके 61 विषय। और इसमें से जो आपके 5 विषय कम किए गए वो यहाँ पर आकर जोड़ दिए, क्योंकि आपके समवर्ती सूची में थे 47 विषय और इसमें जब 5 जुड़ जाएंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 52 विषय। तो टोटल विषय अभी समवर्ती सूची में कितने हैं आपके? 52। समवर्ती सूची में कितने? 61। और राज्य सूची में कितने हैं आपके? 61। और संघ सूची में हो जाएंगे 100 विषय। तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये सूची आपकी कौन से अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर है आपकी 7। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो आइए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं। और ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि इन 22 भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो गुजराती शामिल है आपकी, कश्मीरी शामिल है और डोगरी भी शामिल है। जबकि इसमें ऑप्शन जो सी दिया गया है यहाँ पर ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको अनुसूची का नाम पता चला। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएँ हैं और अभी वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो आइए कुछ जानकारी जान लेते हैं। 8वीं अनुसूची में जब हमारा मूल संविधान था तब इसमें केवल और केवल आपकी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद निरंतर कुछ आपके क्या होने लगे? संविधान संशोधन हुए और उसके तहत आपकी कितनी? तो लगभग आपकी 8 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। तो 14 और 8 आप सभी को पता होना चाहिए कितने हो गए? 22। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आपके संविधान संशोधन थे और कौन कौन सी भाषाएँ थी इसमें ऐड की गई। तो सर्वप्रथम आपका होता है एक 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, और इसके माध्यम से आपकी एक भाषा जुड़ेगी जिसको हम सिंधी के नाम से जानते हैं, जो आज कहाँ पर बोली जाती है? आपकी कश्मीरी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद एक आपका संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 1992 में आपकी 3 भाषाएँ जोड़ी गई। और ये 3 भाषाएँ को हम याद रख सकते हैं नमक के नाम से, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के नाम से। जबकि एक लास्ट आपका संविधान संशोधन हुआ 1992, माफ़ करना 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ आपका 2003 में। और इसके तहत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें आपका मैथिली, कौन सी? मैथिली, डोगरी, संथाली, है ना, और एक और थी आपकी
ये इसी में आपकी जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर आज भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं आपकी? तो टोटल 8 और 14 भाषाएं ये हैं आपकी। तो टोटल आपकी हो गई 22 भाषाएं। तो अनुसूची 8 में आपकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपकी गुजराती शामिल है, कश्मीरी शामिल है, डोगरी शामिल है, राजस्थानी इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, देखिए अब आप सभी को पता है भाषा की बात आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और एक क्वेश्चन बताइए मुझे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ इसका आंसर कौन कर पाते हैं। जी हाँ, आप सभी का आंसर सही आ रहा है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब मनाते हैं? तो ये आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही आपकी राजभाषा किसे बनाया गया था? हिंदी को बनाया गया था। राजभाषा कौन सी बनाई गई? आपकी हिंदी को बनाया गया था। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। और हिंदी ये आपकी किस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? किसमें? देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है। ठीक है, और इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया गया है आपका? तो आर्टिकल 343 इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो सबसे नवीनतम जो आपकी शास्त्रीय भाषा है वो है आपकी उड़िया। अब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या होती हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं आपकी वर्तमान में कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, कौन सी है आपकी? उड़िया। देखो जैसा कि आप देख भी सकते हैं, उड़िया आपकी 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि तमिल आपकी सबसे प्राचीनतम यानी शास्त्रीय भाषाओं में गिनी जाती है। ये 2004 में ऐड की गई थी। इसके बाद संस्कृत आपकी 2005 में ऐड की गई, कन्नड़ आपकी 2008 में ऐड की गई, तेलुगु आपकी 2008 में ऐड की गई और मलयालम आपकी 2013 में ऐड की गई। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये हैं 6 भाषाएं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं आप सब लोग याद रखना कितनी है? 6। अब कभी परीक्षक आपसे क्या पूछ लेता है? कभी कभी परीक्षक आपसे पूछता है कि आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपकी 8 है और सबसे नवीनतम आपका शास्त्रीय नृत्य वो है आपका सत्रिया। ठीक है, ये सत्रिया आपका कहाँ का? असम का है। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं आपके शास्त्रीय नृत्यों पर। ये कौन कौन से आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको भी आप जान लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है, कथक ये आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली ये आपका केरल का है, कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है, ओडिसी ये आपका उड़ीसा का है और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद रख लेना, ये आपके 8 क्लासिकल डांस हैं और 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, ये आपका भरतनाट्यम है, ये आपका कथक है, ये आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है, ये आपका कुचिपुड़ी है, ये आपका कथकली है, ये आपका मणिपुरी है, ये आपका मोहिनीअट्टम है, ये आपका ओडिसी है और ये आपका सत्रिया है। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पर डिवाइड भी किया गया है और इनकी ड्रेसेस आपके सामने आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली? तो भारत की पहली और कैसी निजी ट्रेन है, इसका नाम है भारत गौरव योजना के तहत ये चलाई गई थी आपकी पहली निजी ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा, कोयम्बटूर से सिरणी। ये आपकी पहली निजी ट्रेन है, ये आपकी कोयम्बटूर से सिरणी चलाई गई थी। कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु में है और सिरणी ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आप पॉइंट आप लोग याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो मित्रों ट्रेनों की बात आई है तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी आपकी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और ये आप सभी लोग याद रखना कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच इसको चलाया गया था। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए इसको चलाया गया था और इसका नाम आप सभी को याद होना चाहिए, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो सर्वप्रथम आपकी ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और ये किसके शासनकाल में चला था? तो उस समय आपका था डलहौजी। कौन था? डलहौजी, इसके शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, राज्य हड़प नीति भी किसने चलाई थी? आपकी डलहौजी ने चलाई थी, है ना। और आप सभी को पता है राज्य हड़प नीति के तहत इसने सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा था? सतारा। ठीक है, सतारा ये कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपसे पूछा भी जा सकता है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में किस स्थान पर है। तो आप सभी को पता है, पहले तो आप जान लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है आपका, यानी कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। देखिए साथियों, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप सभी लोग याद रखना कहाँ पर है, जिनेवा। ठीक है, और इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि GGG के नाम से जानते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और हाल ही में इसने 2022 की अपनी एक रिपोर्ट निकाली और इसके मुताबिक भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 135वें स्थान पर। तो आप सभी लोग याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो आपकी रिपोर्ट निकाली जाती है उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और भारत की रैंक इसमें क्या है, 135। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। जैसे कि हाल ही में कुछ और आपके इंडेक्स आए थे, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, 132। ठीक है, ऐसे ही भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 107। क्या है, 107। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपको पता ही चल गया भारत की रैंक है 135। इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 150। ठीक है, एक और इंडेक्स आप सब लोग याद रखना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या है, 180। ये बिल्कुल अंतिम स्थान पर है भारत, 180वें स्थान पर है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है, ये हमारे कुछ इंडेक्स थे और ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हाल ही में खारची उत्सव कहाँ मनाया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उत्सव से, ये काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन होता है SSC GD और SSC के क्वेश्चनों में उत्सव से एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हाल ही में एक उत्सव मनाया गया, खारची उत्सव, और ये खारची उत्सव कहाँ मनाया गया, आपका त्रिपुरा में। कहाँ पर मनाया गया, त्रिपुरा में। इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो खारची से आप याद रखना खर्च, क्या रखना, खर्च, और कितने रुपए, 3 रुपये। तो 3 से आपको याद आएगा त्रिपुरा और खर्च से आपको याद आएगा खारची। तो 3 रुपये खर्च किए आपने और इससे आपको याद आएगा खारची उत्सव कहाँ का है, आपका त्रिपुरा का। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि संघाई उत्सव कहाँ का है, संघाई उत्सव ये मणिपुर का है। यहाँ से आप लोग ये वाला याद रख लेना। और एक अब हाल ही में बनाया गया था नगाई नाग उत्सव भी ये कहाँ का था आपका, ये भी मणिपुर का था। केरल में आप लोग याद रखना मकर विलक्कू, कौन सा है, मकर विलक्कू उत्सव याद रख लेना। इसके साथ साथ आप लोग ओणम याद रख लेना। ठीक है, ओणम। एक आप याद रखना अट्टुकल पोंगल, ये भी कहाँ का है, केरल का है। जबकि असम में आप लोग याद रख लेना, एक तो बिहू याद रख लेना, बिहू। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसी का एक प्रकार है कटी बिहू, ये कटी बिहू ही आपका कहाँ मनाते हैं, असम में ही मनाते हैं। इसके बाद आपको त्रिपुरा का याद ही रहेगा, कौन सा है आपका, खारची उत्सव। ठीक है, बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे त्रिपुरा के CM, वर्तमान में त्रिपुरा के CM कौन है, आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर मानिक साहब। और जो आपके SSC GD की प्रथम पाली की प्रथम शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा के आपके CM कौन है, तो वे थे आपके डॉक्टर मानिक साहब। त्रिपुरा ये जो बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है, इस सीमा को बोला जाता है शून्य सीमा रेखा। क्या बोला जाता है, शून्य सीमा रेखा। तो आप सब लोग याद रखना, भारत में शून्य सीमा जो रेखा है वो भारतीय राज्य किस देश के साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुए है, तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, जबकि दो ओर से दो बार सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश से, वो असम की लगती है। ठीक है, असम से लगती है। जबकि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की, तो वो लगती है आपकी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। लेकिन ऑल ओवर आपसे पूछा है कि बांग्लादेश की भारत के साथ कितनी सीमा लगती है, तो सर्वाधिक लगती है, आप सभी को पता है 4096 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर ये आपकी टोटल सीमा लगती है भारत और किसके साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ।
और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य आपसे सटे हुए हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए जो मैंने आपको बताए। हालांकि उत्सव से मैंने ये क्वेश्चन था, लेकिन कहाँ पहुँच गया ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए उत्सव की बात आई है तो मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाड़ा हब्बा ये उत्सव कहाँ का है, नाड़ा हब्बा। इसी के साथ मुझे बताइए आप कि आपका जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ का है, जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ का है, जल्लीकट्टू। इसी के साथ मुझे बताइए हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ये आपका उत्सव कहाँ का है, हॉर्नबिल उत्सव। तो आप सभी लोग याद रखना, नाड़ा हब्बा ये कर्नाटक का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है और हॉर्नबिल उत्सव ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित हैं। तो हाल ही में शुभंकर आपका जारी किया गया था जिसका नाम था तूफान और तूफानी। तूफान जो था वो मेल को डिनोट कर रहा था, जबकि तूफानी एक फीमेल को डिनोट कर रही थी। और एक खेल खेला गया था आपका फिट इंडिया स्कूल 2022। इसके तहत आपका जो शुभंकर बनाया गया था वो था तूफानी और ये था आपका तूफान। ठीक है, 2 शुभंकर बनाए गए थे। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इसका शुभंकर क्या था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था आपका धाकड़। कौन सा था, धाकड़। आप सभी लोग याद रखना कौन सा था, धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का धाकड़। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या था, तो इसका था आप लोग याद रखना वीरा। क्या था, वीरा। हालांकि आप सभी को बताना चाहिए यूनिवर्सिटी गेम्स ये आपके कहाँ होने वाले हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश में, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपके मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ आपको दिख रहा है ओलंपिक 2024। तो ओलंपिक 2024 ये आपका कहाँ होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर होने वाला है, पेरिस में। और इसके भी शुभंकर को क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका है एक फ्रंटियर कैप। कौन सा है, फ्रंटियर कैप। इसका आप सभी लोग याद रखना क्या है, शुभंकर है जो 2024 में आपके ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आपके ये नए अध्यक्ष बनाए गए थे ऋतुराज अवस्थी, और ये कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के आपके विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग ये एक कैसा है, एक आयोग है आपका, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1834 में। कब की गई साथियों, 1834 में। और उस समय आपका वायसराय कौन था, तो आप सभी लोग याद रखना वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर जनरल कह सकते हैं यहाँ पर हम, कौन था, वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है, उसके शासनकाल में इसको स्थापित किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे उस समय तो वे थे आपके कौन, मैकाले। कौन थे, मैकाले। ठीक है, मैकाले इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 1955 में स्वतंत्र भारत के पहली बार इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो थे आपके कौन से, MC सीतलवाड़। कौन थे, MC सीतलवाड़, जो कि आपके पहले महान्यायवादी भी रह चुके हैं। MC सीतलवाड़ वही कौन रहे थे, विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन 22वें आपसे पूछे वर्तमान के तो कौन हो जाएंगे, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनिल चौहान जी। तो अनिल चौहान जी वर्तमान में कौन है, आपके 2nd CDS हैं। और मनोज तिवारी जी खाद्य, बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके मनोज तिवारी जी। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रदीप कुमार मोहंती, इनका भी नाम आपने सुना होगा काफ़ी बार। ठीक है, नियुक्तियों की बात आई है तो आप सभी को याद रखना होगा BSF के हेड कौन है, तो ये हैं आपके पंकज कुमार सिंह। कौन है, पंकज कुमार सिंह। इसके साथ साथ NCC के हेड कौन है, तो ये हैं आपके गुरमीत पाल सिंह, गुरमीत पाल सिंह। इसके बाद असम राइफल के हेड कौन है, असम राइफल, तो असम राइफल के हेड हैं आपके प्रदीप कुमार। ठीक है, प्रदीप कुमार सिंह। ठीक है, प्रदीप कुमार सिंह। इसके बाद आप सब लोग याद रखना कि DRDO के हेड कौन है, तो हाल ही में नए बनाए गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था PCS में अभी हाल ही में। ये क्वेश्चन है आपका समीर वी कामत। DRDO के हेड कौन है आपके, समीर वी कामत। कौन है, समीर वी कामत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये आपकी लगाई जाएगी उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन
आप सभी को पता है इसका पुराना नाम हम सब लोग जान सकते हैं, इसको हम किस नाम से जानते थे, अवंतिका के नाम से। ठीक है, अवंतिका, अवंती, और अवंती को ही अब किस नाम से जाना जाता है, उज्जैन, उज्जैनिका। पहले इसको उज्जैनिका कहा जाता था, अवंती। ठीक है, जो आपको पता है माहिष्मती, कटप्पा वाली आपने मूवी देखी होगी, माहिष्मती, माहिष्मती साम्राज्य, ये उसी महाजनपद का एक हिस्सा था अवंती। ठीक है, तो यहीं पर आपकी पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी, और ये भारतीय शहर में इसको लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, उज्जैन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए आपको दिख रहा होगा जयपुर, तो जयपुर में आपका विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। कौन सा? विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम यहीं पर बनेगा, जयपुर में। ठीक है, सबसे बड़ा कोचिंग हब भी कहाँ बनेगा आपका? तो जयपुर में ही बनेगा। विश्व का, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग हब जो बनेगा वो जयपुर बनेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा 24 मंजिला जो आपका ओपीडी मेडिकल टावर है, वो भी आपका कहाँ बनेगा? जयपुर में ही। ठीक है, इंदौर, ये पहली डिजिटल एड्रेस सिटी। ठीक है, और 6 बार लगातार सबसे स्वच्छ जो आपका शहर है वो कौन सा? इंदौर। इंदौर की क्या चीज़ फेमस है? पोहे फेमस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कलकत्ता, ये कलकत्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कलकत्ता में आपकी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। कैसी? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? कोलकाता में चलेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, किन क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारत की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर क्लास में काफ़ी बार कराया है। और हाल ही में पहली आपकी 3D प्रिंटेड जो 2 मंजिला इमारत बनाई गई है, इसको कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। ठीक है, किसके द्वारा? तो इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, पहला 3D प्रिंटेड हाउस आपका कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो यहाँ पर मैंने आपको सभी जो आपकी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं अब तक, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपके लिए 6 ऑप्शन बनाए हैं। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, दिल्ली से वाराणसी। ये आपकी पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी। देखिए वंदे भारत ट्रेन आपके मन में आ रहा होगा कि वंदे भारत ट्रेन आखिरकार है क्या। तो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी कि 3 वर्ष में हमें 400 क्या चलानी, वंदे भारत ट्रेन चलानी है। और इन वंदे भारत ट्रेनों में आपकी एक प्रणाली लगाई जाएगी, कवच प्रणाली, जो टक्कर रोधी होगी आपकी, तो इसका नाम दिया गया कवच प्रणाली, और ये इन वंदे भारत ट्रेनों में लगाया जाएगा। और आपकी पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। इसके बाद आपकी दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा के मध्य चलाई गई। तीसरी वंदे भारत ट्रेन आपकी अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलाई गई। इसके बाद जो चौथी थी आपकी वो दिल्ली से ऊना आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। चौथी आपकी मैसूर से चेन्नई के लिए चलाई गई। और छठी जो है आपकी वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलाई गई थी। ये आप सब लोग याद रखना है, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 4 तो आपको लगातार याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की पहली कौन सी है, तो मैसूर से चेन्नई। और आपसे पूछे पश्चिम बंगाल की पहली कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। ये हावड़ा कहाँ पर है आपका? तो पश्चिम बंगाल में। न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की पहली हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई, और पूरे भारत की पहली दिल्ली से वाराणसी। टोटल कितनी चलाई जाएंगी आपकी? तो 400 वंदे भारत ट्रेन आपकी टोटल चलाई जाने वाली हैं। और इसमें कौन सी प्रणाली यूज़ की जाएगी? तो कवच प्रणाली। और कवच प्रणाली क्या है आपकी? कवच प्रणाली एक टक्कर रोधी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है आपका 22, ऑप्शन सी है 11, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सभी का आंसर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, लेकिन आप सभी लोग क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। पूछा गया है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी? तो मूल संविधान में कोई भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ आपका? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। और इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत आपका एक नया कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, उसको भी मौलिक कर्तव्य बनाया गया। तो अभी वर्तमान में यानी वर्तमान जो संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी 11 है, जबकि मूल संविधान में आपके कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। चलिए यहीं पर मुझे एक आंसर बताइए कि मूल संविधान में आपके कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे ये बताइए। चलिए कितने थे मूल अधिकार आपके, कितने थे? तो यहाँ पर भी आप सब लोग याद रखना, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है 6 है। ठीक है। मूल अधिकार कितने हमारे 6 हैं। ठीक है। समानता का अधिकार जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के प्रति अधिकार, शैक्षणिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब किस में आता है आपका, ये आपके आते हैं मूल अधिकारों में। ठीक है। तो आप सभी लोग कन्फ्यूज मत होना, कभी भी आपसे पूछा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, कुछ नहीं थी, जबकि वर्तमान में कितनी है 11। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया भारत में कुल कितनी रामसर साइटों की संख्या है। तो रामसर साइट पहले समझते हैं रामसर क्या होता है। तो रामसर ये आपका ईरान में एक स्थान है, ईरान में एक स्थान है, और सन 1971 में आपका एक सम्मेलन होता है जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी रामसर क्या है, एक वेटलैंड साइट है जो कि ईरान में है। इसके लिए सभी जो भी आपकी आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए इसको आयोजित किया गया था। और उस समय आप सब लोग याद रखना कि रामसर साइट भारत में इनकी संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है। भारत भी इसमें शामिल है आपका। 1971 में आपका आयोजन किया गया था 2 फरवरी को, और इसी वजह से हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, 1971 में 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाते हैं। तो भारत में कुल वेटलैंडों की संख्या कितनी है 75, और सर्वाधिक जो वेटलैंड है आपके 14 वेटलैंड ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, पूछा गया है क्वेश्चन कि सर्वाधिक आपकी वेटलैंड साइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क की स्थापना कब हुई। तो आप सभी लोग समझते होंगे सार्क, जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं सार्क। और इस सार्क की स्थापना कब हुई थी, आप सभी लोग याद रखना, ये स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और इसमें एशिया के जितने भी दक्षिण में देश आते हैं उन देशों का ये संगठन है। जैसे ये मान लीजिए आपका एशिया है, और एशिया के दक्षिण में जो भी देश आएंगे आपके, तो वो आपके सार्क देश कहलाते हैं। इसमें आपके कुल सदस्य की संख्या कितनी है, 8 है। स्थापना आपको पता लगी कब हुई थी, 1985 में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू में। कहाँ पर है, काठमांडू। और ये काठमांडू कहाँ पर है आपका, तो काठमांडू है आपका नेपाल में। ठीक है। 8 देश कौन कौन से हैं, तो इसको हम याद भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए पहला है आपका मालदीव, ये आपको याद होना चाहिए। श्रीलंका के नीचे जो आपका देश है उसे मालदीव कहते हैं। इसके ऊपर है आपका श्रीलंका, मैंने बताया आपको श्रीलंका, और श्रीलंका के ऊपर है आपका भारत। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश है आपका मच्छर यानी कि पाकिस्तान, और उसके पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद आपका एक नेपाल है, एक भूटान है, और एक है आपका बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। ये तो कुल मिलाकर इसमें 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देश किस में है, सार्क में है आपके। ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका, दाचिंगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दाचिंगम नेशनल पार्क ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। जैसे सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पर है आपका, जम्मू कश्मीर में ही है, और दाचिंगम नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है। लद्दाख में आपका हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। आप सब लोग याद रखना, लद्दाख में आपका कौन सा है, हेमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वो कौन सा है आपका, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही है। ठीक है। और दाचिंगम नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। 3 नेशनल पार्क आपको गुजरात के याद रखने होंगे, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से, गिर, मरीन, और एक है आपका ब्लैक बक। कौन सा, ब्लैक बक। तो गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर, गुजरात में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आपका, पूछा गया है म्यांमार की राजधानी
रंगून किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो म्यांमार की राजधानी आप सभी को पता है, पहले क्या थी? रंगून, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपकी म्यांमार की राजधानी क्या है? अभी वर्तमान में इसकी राजधानी है नाइपीतो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या है नाइपीतो। तो जो इसकी पुरानी राजधानी जो कि रंगून थी, और उसका पुराना नाम क्या था? वर्मा। क्या नाम था? वर्मा, ठीक है। सन 1935 के अधिनियम से इसको क्या किया गया था? भारत से अलग किया गया था, ठीक है। तो ये किस नदी पर है? आपका इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। रंगून आपकी किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। ये महाबली गंगा कहाँ की है? तो ये श्रीलंका की है। और वांगो नदी ये चीन में है, जिसे चीन का शोक कहते हैं, ठीक है। गौरी नदी आपकी ऐसी कोई नदी नहीं है अब तक, लेकिन आपको याद होना चाहिए इंद्रावती नदी जो है आपकी रंगून जो इसकी राजधानी थी ये बसी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसका पुराना नाम क्या था? वर्मा। पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। नया नाम क्या है? म्यांमार। और नई राजधानी क्या है इसकी? नाइपीतो। तो इसकी आप लोग मुद्रा और याद रखना, ये मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मुद्रा क्या है। तो मुद्रा का नाम है इसका क्यात। क्या नाम है? क्यात इसकी मुद्रा का नाम है, ठीक है। देखिए म्यांमार की बात आई है तो आप सभी को बताना चाहिए म्यांमार के रंगून में ही किसको भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था जो आपका अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर। किसको? बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम आपका मुगल साम्राज्य था, इसको यहीं पर भेजा गया था, और इसके जो मकबरा है यहीं पर इसको दफनाया भी गया था। देखिए म्यांमार आप सभी को पता है यहाँ की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आंग सान सू की। आंग सान सू की को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर सेना का शासन चल रहा है अभी वर्तमान में, और यूएनओ ने यहाँ से सेना को चेतावनी दी है कि आप यहाँ की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आंग सान सू की हैं उनको रिहा कर दीजिए। तो ये करंट का इशू है, बना हुआ है म्यांमार के साथ, आप लोग याद रखना। म्यांमार और भारत के मध्य जो सीमा बनती है उसको हम कहते हैं किस नाम से? अराक्कन नामा पर्वत जो है ये सीमा बनाता है। और म्यांमार से कौन कौन से राज्य आपके लगते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। ये किससे लगते हैं? आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया नागालैंड, तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट सारामती। ये भी आप सब लोग याद रखना, यहीं पर है, ठीक है, म्यांमार और नागालैंड के बॉर्डर पर। ये आपको याद हुआ। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि म्यांमार को भारत के कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग किया गया था। तो 1935 अधिनियम आपको याद होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है एक्ट 1935 को। और इसी के तहत आपको पता है क्या हुआ था? भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, याद रहेगा आपको। और यहीं से राज्यपाल का पद भी भारत में लिया गया है 1935 के एक्ट से ही। तो ये क्वेश्चन भी आप सब लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका आंसर करिए। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखना, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? आपका ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं। जबकि मैं आपसे पूछूं कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? कौन सा? शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस आपका कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर, 5 सितंबर को। जबकि मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आप सभी लोग याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं आपका? तो विश्व शिक्षक दिवस भी आपको याद रखना होगा, ये कब मनाते हैं आपका? 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी। और एक दिवस और है आपको याद रखना है, साक्षरता दिवस। कौन सा? साक्षरता दिवस। ये आपका 8 सितंबर को मनाते हैं। तो ये 5 दिवस हैं आपके शिक्षा से संबंधित हैं। एक विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। एक शिक्षक दिवस है आपका 5 सितंबर को मनाते हैं। एक आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये 11 नवंबर को। एक आपका विश्व शिक्षक दिवस है 24 जनवरी को। और एक है आपका साक्षरता दिवस, ये 8 सितंबर को। चलिए कमेंट बॉक्स में एक और बता दीजिए, छात्र दिवस कब मनाते हैं? छात्र दिवस, तो छात्र दिवस आप सब याद रखना 15 अक्टूबर को मनाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती को। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चाहे आपसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा जाए, चाहे आपसे विश्व शिक्षा दिवस पूछा जाए, चाहे आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए,
चाहे आपसे विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाए, या आपसे छात्र दिवस पूछा जाए, या आपसे साक्षरता दिवस पूछा जाए, आप सभी के आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किसी देश के साथ युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पर जो टाइपिस्ट साहब हैं हमारे, उन्होंने ऑप्शन वही लगा दिए हैं। तो आप इसको वन लाइनर में देख लीजिए, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो है आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। किसके साथ, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ आपका बोंगो सागर युद्ध अभ्यास होता है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन, आपको बताइए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आप सभी लोग याद रखना किस देश में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर है, जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है, जिनेवा में। और इसकी हेड कौन है, तो ये है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अमेरिका में आपके दो याद रखने हैं। एक तो आपको कौन सा याद रखना है, IMF। कौन सा, IMF। एक आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक। एक आपको रखना है याद UNO। ये सब कहाँ पर है, आपके अमेरिका में। ये दोनों आपके वाशिंगटन DC में है, और ये है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। UNDP, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, जापान, आप सभी को बताया उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। इसके साथ साथ चीन की अगर हम बात करें तो चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग। ठीक है, क्या है, बीजिंग। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। प्याज काटते समय, क्या पूछा गया, प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किस कारण से व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं। तो प्याज काटते समय आपके किस कारण आपका आंसू आता है, तो वो होता है कारण सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज काटते समय व्यक्ति की आंख से आंसू आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जब मधुमक्खी काटती है, ठीक है, इसके बाद आपकी चींटी काटती है या आपको बर्रैया काटती है, तो उस समय आपका कौन सा एसिड रिलीज होता है। इसका आंसर ये आपका HW है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, चलिए मधुमक्खी और चींटी के काटने पर ये दोनों कौन से एसिड को रिलीज़ करती हैं या निकालती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कोई अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ना, और जो भी कोई आप सुझाव मुझे देना चाहें, इस वीडियो को कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।